नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण और बड़ा शानदार टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, शिवाजी के उत्तराधिकारियों से संबंधित है। आप सबको पता है कि शिवाजी एक महान शासक थे। छत्रपति शिवाजी का नाम आज बड़े आदर और सत्कार से लिया जाता है। शिवाजी उस समय न केवल महाराष्ट्र में शक्तिशाली थे बल्कि उनका प्रभाव इतना था कि उनसे मुगल खौफ खाते थे। लेकिन क्या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी इतने ही शक्तिशाली हुए और ऐसे कौन से कारण थे कि धीरे धीरे मराठों में छत्रपति का जो पद था वो कमजोर होता गया और किस प्रकार पेशवा शक्तिशाली हुए। हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो किसी भी वंश के पतन के पीछे एक ही कारण होता है, वो है अयोग्य उत्तराधिकारी या वहाँ के षड्यंत्र। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था शिवाजी के बाद में जिसकी वजह से छत्रपति का पद खत्म होने की कगार पे आ गया, बिल्कुल यूं कहे बिल्कुल कमजोर श्रेणी में आ गया। तो आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी कैसे थे, क्या नाम था उनका और कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से छत्रपति का पद कमजोर हुआ। आप सबको पता है, देखो सीधी सी बात है कि 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो वो काफी शक्तिशाली शासक थे। तो उनके बाद में ऐसी क्या घटनाक्रम हुआ, ध्यान से समझेंगे। आप सबको पता है कि शिवाजी की मृत्यु है वो 1680 में हुई थी। तो यहीं से उनके उत्तराधिकारियों का जो संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया था 1680 में। अब इस उत्तराधिकारी संघर्ष को समझने के लिए हमें कुछ उसके मृत्यु से पहले के घटनाक्रम पे जाना पड़ेगा। तो आप सबको थोड़ा सा मैं बता दूं कि शिवाजी के 7 रानियां थी और उन 7 रानियों में से 3 रानियां काफी महत्वपूर्ण थी, जिनका नाम था, एक का नाम था सोयराबाई और दूसरी का नाम था सईबाई और तीसरी का नाम था पुतलीबाई। इन 3 का जिक्र मैं जरूर करूंगा। तो इन तीनों से हम समझने की कोशिश करेंगे उनके उत्तराधिकारी संघर्ष को। पहले मैं बात करूं कि जब 1680 में मृत्यु हुई तो 3 रानियों का जिक्र करूंगा मैं। तो ये जो सईबाई जो थी, सईबाई के एक पुत्र था जिसका नाम था संभाजी। सोयराबाई थी, उनके पुत्र का नाम था राजाराम। और पुतलीबाई थी, ये काफी अच्छी महिला थी और जब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई तो उनके साथ ये सती हो गई थी। तीनों का नाम याद रखना, सती हो गई थी। अब देखो ये सईबाई भी क्या है, सईबाई के जब पुत्र संभाजी का जन्म हुआ तो उनके कुछ ही समय बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई, सईबाई की भी मृत्यु हो गई। अब शिवाजी की मृत्यु के समय जो पटरानी थी वो थी सोयराबाई। ये उस समय की स्थिति थी। और 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो ये जो संभाजी थे, इनका ये थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मजे मारने वाला व्यक्ति था। तो इस वजह से शिवाजी असंतुष्ट थे और इस संभाजी को 1678 में ही शिवाजी के आदेश, शिवाजी उस समय जिंदा थे 1678 में, तो 1678 में ही पांधाल के दुर्ग में उनको नजरबंद कर दिया था। ये परिस्थितियां थी शिवाजी के जन्म के समय की, मृत्यु के समय की। अब देखो मृत्यु के समय उनका एक पुत्र जेल में, अब बचा कौन सा, राजाराम। पटरानी थी सोयराबाई। तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनकी पटरानी किसको शासक बनाना चाहती थी, अपने पुत्र राजाराम को शासक बनाना चाहती थी। लेकिन संभाजी ने, उस समय सेना प्रमुख थे हमीरराव मोहिते, उसके सहयोग से वो कारागार से मुक्त हो गए और राजाराम को शासक नहीं बनने दिया और खुद 20 जुलाई 1680 को मराठा राजगद्दी पर बैठे। कौन बैठे, संभाजी राजगद्दी पर बैठे। ध्यान से एक डायग्राम से धीरे धीरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजगद्दी पर बैठे। लेकिन अब संभाजी राजगद्दी पर, पहले शिवाजी भी असंतुष्ट थे इनसे और साथ साथ उस समय मराठों का मुगलों से संघर्ष चल रहा था। तो जब संभाजी शासक बने तो संभाजी ने एक और गलती की कि 1681 में औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, जिनका खुद औरंगजेब से बन नहीं रही थी, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो उस औरंगजेब को संभाजी ने क्या किया, शरण दी। तो इस वजह से औरंगजेब और नाराज हो गया और उसके बाद में मुगलों ने उस पर आक्रमण कर दिया 1689 में। 1680 से 89 के बीच में बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन 1689 का जो युद्ध था उसमें ये संभाजी क्या हुए, मारे गए।
पहले पकड़े गए थे, उसके बाद में उनको मार दिया गया। इसके पीछे भी कहानी है कि औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक शर्त रखी थी कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। संभाजी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसकी वजह से औरंगजेब ने संभाजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। संभाजी के एक व्यक्ति और था जिसकी काफी कुछ मानते थे, उनका नाम था कवि कलश, उनकी भी उनके साथ में हत्या कर दी गई। अब संभाजी के एक पुत्र और एक पुत्री थे, पुत्र का नाम था साहू और पुत्री का नाम था येसुबाई। उन दोनों को नाम याद रखना साहू का, क्योंकि ये इतिहास में काफी प्रसिद्ध होने वाले बाद में। पुत्र का नाम साहू और पुत्री का नाम था येसुबाई। इन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया। कहां कैद कर लिया? रायगढ़ के किले में। बाद में इन जो साहू थे उनका लालन पालन औरंगजेब की पुत्री ने किया था और औरंगजेब इनको पुत्र के समान प्यार देते थे और ये भी इनको पिता के समान मानते थे। इतिहास में कुछ लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आगे देखो मुगलों की जो चाल है वो भी स्पष्ट होगी। इस शाहू को औरंगजेब द्वारा राजा की उपाधि दी गई, 7000 का मनसब दिया और वहां उसका लालन पालन शाहू का होने लगा। अब यूं ही संभाजी की मृत्यु हुई और मराठा साम्राज्य रिक्त हुआ, मराठा राजगद्दी रिक्त हुई, तो धीरे से सोयराबाई का पुत्र राजा राम अब यहां बचा था, तो राजा राम को शासक बना दिया गया। संभाजी के बाद में शासक बने राजा राम। अब कहानी आगे देखो, ट्विस्ट आता है। राजा राम 1689 में शासक बन गए। 1689 में संभाजी की हत्या हुई थी और 1689 में कौन शासक बने? राजा राम। अब राजा राम बहुत अच्छा सीधा व्यक्ति था, तो उन्होंने स्वयं को कभी राजा नहीं माना, केवल एक प्रतिनिधि माना था उन्होंने। और प्रतिनिधि भी किसका? वो जो औरंगजेब की जेल में शाहू थे उनका प्रतिनिधि स्वयं को मानता था। तो उन्होंने एक पद सर्जित किया जिसका नाम था प्रतिनिधि, और ये खुद को प्रतिनिधि मानता था, कभी राजगद्दी पर बैठा नहीं, लेकिन शासक यही था। अब देखो राजा राम की कहानी में भी महिलाओं का योगदान, रानियों का योगदान रहा। आपको याद रखना है, राजा राम के एक पत्नी थी ताराबाई और एक पत्नी थी राजसबाई, 2 पत्नियां थी। इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। राजा राम 1689 में शासक बनने के बाद में 1700 तक ये शासक रहे और 1700 में इनकी मृत्यु हो गई। 1700 में जब इनकी मृत्यु हुई तो जो ताराबाई थी, ताराबाई काफी महान शासिका थी, काफी महान है इतिहास में। इन ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय, जो कि उस समय केवल मात्र 4 वर्ष के थे, उनको राजगद्दी पर बैठाया और शासन की बागडोर कहां आ गई? ताराबाई की। और इन्होंने बड़ा कुशल शासन किया, मुगलों से कड़ी टक्कर ली, मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। इस ताराबाई ने काफी प्रसिद्ध थी और शासन की बागडोर शिवाजी के हाथ में रखी। शिवाजी केवल एक पुतला मात्र था, बाकी शासन की सारी शक्तियां किसके पास थी? ताराबाई के पास। अब जब मुगलों से संघर्ष हो रहा था ताराबाई के, तो मुगलों के दांत खट्टे हो गए। तो मुगलों ने एक चाल चली और यह किया कि उन्होंने जिन अपनी कैद में जो शाहू थे उनको 1707 में आजाद कर दिया। 1707 में आजाद करने का कारण यह था ताकि मराठाओं की शक्ति को तोड़ा जा सके। तो इधर शाहू को आजाद कर दिया। अब शाहू को खुद राजा माना जाता था और शाहू शिवाजी के परिवार से संबंधित थे, तो संभाजी के पुत्र थे। तो इस वजह से परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मराठा शासक हो गए 2। एक तरफ ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी शासक कर रहे थे और दूसरी तरफ शाहू उधर महाराष्ट्र में आ गए। अब यहां स्थितियां विकट हो गई, 2 शासक हो गए। अब इन दोनों में संघर्ष हुआ और वो कहलाता है खेड़ा का युद्ध, जो कि 12 अक्टूबर 1707 को हुआ। इसमें ताराबाई परास्त हो गई खेड़ा के युद्ध में और मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। एक था ताराबाई के नेतृत्व में जहां से कोल्हापुर से शासन होता था, और एक शाहू के नेतृत्व में सतारा में। मतलब 2 केंद्र बन गए मराठाओं के, और ये चाल थी सारी मुगलों की आपस में मराठाओं को लड़ाने के लिए। अब देखो शाहू उधर सतारा से शासन कर रहा था और इधर ताराबाई कोल्हापुर से शासन कर रही थी। लेकिन आप सबको पता है कि इस रानी के तो कुछ मिला ही नहीं था, तो इन्होंने भी एक षड्यंत्र किया और ताराबाई को और शिवाजी सेकंड को कैद करवा दिया, और ये कहलाता है महल षड्यंत्र कहलाता है। राजसबाई ने किसको कैद किया? ताराबाई और उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को कैद कर लिया, और इसके वजह से इसको बोलते हैं महल षड्यंत्र। अब देखो इसके बाद में शासक बने संभाजी सेकंड, जो कि 1714 में शासक बन गए।
अब संभाजी सेकंड इधर शासक थे और इधर थे शाहू जो सतारा से शासन कर रहे थे। अब देखो वापस समझते हैं, शाहू का शासन था सतारा से और इधर संभाजी सेकंड का शासन चल रहा था कोल्हापुर में। दोनों में अनबन चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस जो शाहू के साथ में समझना कि शाहू का सहयोग कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। ध्यान से समझना, बालाजी बाजीराव, ये इनका काफी सहयोग कर रहे थे, शासक बनने में भी काफी सहयोग किया था, तो इनके पास शक्तियां काफी थी बालाजी बाजीराव के पास। इधर संभाजी सेकंड कोल्हापुर से शासन कर रहे। बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों में ताराबाई ने समझौता करवा दिया। दोनों में, किसमें, शाहू में और संभाजी सेकंड में एक समझौता हुआ जिसको 1731 में हुआ और इसको बोलते हैं वारणा की संधि, जिसमें ये तय हुआ कि एक तरफ आप भी राज करो और एक तरफ हम भी राज करते हैं, लेकिन आराम से लड़ाई झगड़े के बगैर। इन दोनों में समझौता हो गया। और उसके बाद में, संभाजी के बाद में 1749 में राजाराम, ताराबाई ने राजाराम जो पुत्र था उनका, उनको शासक बनाया, राजाराम को। लेकिन इस राजाराम को शासक बनाने के बाद ताराबाई असंतुष्ट हो गई और इनको भी बाद में कैद कर लिया। और इस वजह से बालाजी बाजीराव ने और राजाराम को वापस मुक्त करवाकर एक संधि हुई जिसको बोलते हैं संगोली की संधि। ये काफी इंपॉर्टेंट संधि थी और इसमें ये तय हुआ कि जो छत्रपति है उसके पास नाम मात्र के पावर रहेंगे, बाकी सारे के सारे पावर किसके पास चले जाएंगे, पेशवाओं के। तो यहां से पेशवाओं की वास्तविक शक्ति का उत्कर्ष हुआ और वो व्यक्ति थे पेशवाओं में बालाजी बाजीराव। तो ये 1750 की संधि के बाद में छत्रपति मात्र नाम मात्र के एक पेंशन भोगी व्यक्ति हो गए, बाकी सारी शक्तियां कहां चली गई, पेशवाओं के पास। अब यहां से बिल्कुल कमजोर जो छत्रपति है वो हुए। उसके बाद में शाहू सेकंड शासक बने, लेकिन वो भी केवल नाम मात्र के थे, सारी शक्तियां पेशवाओं के पास थी। शाहू के बाद में एक व्यक्ति बने प्रताप सिंह, जो कि पेशवाओं की शक्ति समाप्त करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, प्रताप सिंह, और इस वजह से ये भी काफी कमजोर थे। और प्रताप सिंह के बाद में अंत में एक व्यक्ति शासक बने, छत्रपति बने, जिनको बोलते हैं शाहजी अप्पा साहिब। और इन अप्पा साहिब को बाद में हटा दिया गया डलहौजी की हड़प नीति की वजह से। और इस प्रकार जिस शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से स्टार्ट हुआ था, वो छत्रपति का पद धीरे धीरे कमजोर होता हुआ और कमजोर होता हुआ 1848 में समाप्त हो गया। और इसी 1848 के साथ साथ आप ये भी एक नए टॉपिक में पढ़ोगे कि जो बालाजी बाजीराव से स्टार्ट हुआ था पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था और किस प्रकार पेशवाओं ने मराठा शक्ति को एक चरम पर पहुंचा दिया था, उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। ये डायग्राम काफी महत्वपूर्ण, बहुत कम समझ में आने वाला टॉपिक है। आशा है मेरा डायग्राम आपके समझ में आया होगा। आपके लिए हिस्ट्री के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को शामिल किया है। वीडियो आपके लिए कारगर रहेगा, लेकिन आप ये सहयोग जरूर करें कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें यूं ही मिलता रहेगा तो हम भी आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लासें लाते रहेंगे। एक नई क्लास में एक नए बिंदु पर चर्चा के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।